रात के 2 बजे मुझे एक डिलीवरी ऑर्डर मिला। एक सौराक्राउट फिश, एक नरम स्मूथ चीज और साथ में एक बड़ा लाइटर। लेकिन डिलीवरी कमीशन के सामने साफ साफ 10 लाख युआन लिखा था। मैंने सोचा कोई अमीर बिगड़ैल आधी रात को पैसे लुटा रहा होगा, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह ऑन ऑर्डर मेरी जान लगभग ले ही लेता, क्योंकि ऑन ऑर्डर के सबसे नीचे एक अजीब नोट लिखा था। पता शिनान गार्डन, बिल्डिंग 6, यूनिट 1। नोट। लिफ्ट में घुसने के बाद लगातार बटन दबाते रहना। अच्छा हुआ, भले ही खराबी आई लेकिन दरवाजा फिर खुल गया और मैं अभी भी पहली मंजिल पर था। ये जरूर मेरा भ्रम होगा। यही मेरा ऑर्डर है, इधर दो, चिल्लाओ मत। अब जब आ ही गए हो तो आराम से बैठो। बड़े भाई, डिलीवरी फीस मुझे नहीं चाहिए, सामान भी तुम्हें दे देता हूँ, बस मेरी मदद करके यहाँ से निकल जाओ। छोटे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्त का फायदा भले अच्छा लगे लेकिन उसका कर्म फल चुकाना पड़ता है। पहले एक सिगरेट पीकर घबराहट कम कर लूं। ये जगह कहाँ है? परलोक। तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? अगर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुका तो लौट सकता है। लंबी बात को छोटा करता हूँ, मेरा नाम सुतुच्यांग है। आधी जिंदगी जी चुका हूँ, कोई खास पछतावा नहीं है, बस उन माँ बेटी के लिए अपराध बोध है। मैंने पता किया था कि इन सालों में उन्हें लगातार कर्ज चुकाने की धमकियां मिलती रही, इसलिए मैंने अपनी प्रेमिका से छिपाकर एक अलग खाते में 10 लाख युआन जमा किए थे, लेकिन देने से पहले ही मर गया। अपना पेमेंट QR कोड दो। ठीक है, 10 लाख भेज दिए। इनमें से 9 लाख मेरी बेटी को दे देना, बाकी 1 लाख तुम्हारी मेहनत आना है। तुम्हें डर नहीं कि मैं सारा पैसा खुद रख लूंगा? क्या तुम मेरे साथ नीचे आकर रहना चाहते हो? मुझे यकीन है कि तुम एक पैसा भी ज्यादा नहीं लोगे। और मैं तुम्हारी बेटी को कैसे ढूंढूं? उसका नाम सुयिनरान है, उम्र 20 साल, झोंगहाई यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में तीसरे साल की छात्रा है। अगर उसने मुझे कोई ठग समझ लिया तो समझाना मुश्किल होगा। आसान है। यिनरान के नितंब पर आधे कागज जितना बड़ा एक घुमावदार निशान है। बचपन में मेरे साथ लुका छिपी खेलते समय वह भट्टी से जल गई थी। ऐसी निजी बात कोई बाहरी व्यक्ति इतनी विस्तार से नहीं जान सकता। ठीक है, मैं अब लौटता हूँ। नहीं, तो सुयिनरान झोंगहाई यूनिवर्सिटी में है। संयोग से कल मैं लुलू से भी मिल लूंगा। वह पढ़ाई में व्यस्त है, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लुलू? क्या इसे ही दिलों का जुड़ाव कहते हैं? मैंने अभी तक तुमसे संपर्क भी नहीं किया था और तुम मिल गई। जल्दी से मेरा डिलीवरी बॉक्स खोलो, उसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और मुझसे दूर रहो। मजाक मत करो, भरोसा रखो, मैं अब बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, तुम्हें अच्छे से रख सकता हूँ। लेकिन लुलू अब किसी अमीर लड़के के साथ जा चुकी थी। उसके लिए मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। आसपास के लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी मैंने सुयिनरान का नाम पूछा। ये सुनते ही कई लोग हैरान रह गए। उनके मुताबिक वह मेडिकल विभाग की तीसरे साल की छात्रा थी और कॉलेज की सबसे मशहूर लड़कियों में से एक मानी जाती थी। लोगों को लगा कि एक डिलीवरी बॉय का उसके बारे में पूछना भी मजाक से कम नहीं है। फिर भी मैंने उससे मिलने की जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार एक छात्र मुझे कैंटीन तक ले गया, जहां सुयिनरान खाना खा रही थी। उसे देखकर लोगों ने फिर चेतावनी दी कि उसके पीछे कई अमीर घरानों के लड़के पड़े हैं। यहाँ तक कि छात्र संघ अध्यक्ष चेन तियानमिंग भी उसके लायक नहीं माना जाता। लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधे उसके पास गया और उसे अपने साथ किसी सुनसान जगह पर चलकर बात करने के लिए कहा। मेरे गंभीर चेहरे को देखकर वह भी समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। वहां पहुंचते ही मैंने उसे वह निशान बताया जो उसकी टांगों और कमर के बीच था। यह वही निशान था जो बचपन में जलने से बना था। ये सुनते ही वह समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने मुझसे उन बातों का मतलब पूछा। तब मैंने अपना परिचय वांग यांग के रूप में दिया और बताया कि सुतुच्यांग ने ही मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा था। उसे डर था कि वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने ये निजी बातें सबूत के तौर पर बताई थी। यह सुनकर सुयिनरान रोने लगी, लेकिन मैंने उसे शांत रहने को कहा। इसके बाद मैंने उसे बताया कि सुतुच्यांग की एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने उसके लिए 9 लाख युआन जमा करके छोड़े थे। सुयिनरान ने तुरंत कहा कि वह उसके पैसे नहीं लेगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि उसके परिवार की हालत पहले से ही खराब थी और उसकी मां लगातार कर्ज चुका रही थी। वह अभी जवान थी और भावनाओं में फैसला ले सकती थी, लेकिन उसे अपनी मां के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी बात सुनकर आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के लिए ये 9 लाख युआन स्वीकार करेगी। इसके बाद जब मैं जाने लगा तो उसने अचानक मुझसे अगले दिन 1 दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनने का अनुरोध किया। मैंने मजाक में कहा कि अगर यह हमेशा के लिए होता तो शायद मैं सोचता, क्योंकि अभी अभी मेरा अपना रिश्ता टूटा था। तब उसने बताया कि एक बुजुर्ग प्रोफेसर हैं जिन्होंने उसकी बहुत मदद की है और अगले दिन उनका जन्मदिन है। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी आने वाले थे जिन्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उनमें से कोई प्रोफेसर के जरिए उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी करने वाला था। वह उस समारोह में न जाकर भी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने मुझसे साथ चलने की विनती की। आखिरकार मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तभी मुझे फिर से सिस्टम का नया ऑर्डर मिला। इस बार इनाम और भी चौंकाने वाला था। 2 कपों के साथ 1 बोतल फेई माओताई पहुंचाने के बदले मुझे 1 करोड़ युआन मूल्य के शेयर मिलने वाले थे। पता पास ही था और निर्देश पहले की तरह अजीब थे। मुझे एक ठीक ठाक लिफ्ट चुनकर लगातार 4 बार बटन दबाना था। सुयिनरान को 9 लाख युआन देने के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरा कर्म फल लगभग समाप्त हो चुका है। ऑर्डर पूरा करने पर मेरी मुलाकात चेन होंगफेई नाम के एक स्थानीय व्यवसायी से हुई, जिसकी करोड़ों की इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी थी। उसने जल्दबाजी में मुझे बताया कि समय बहुत कम है और पहले एक जरूरी काम करना होगा। फिर उसने अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां पहुंचने के बाद मुझे उसकी तस्वीर को छूना होगा ताकि उसकी आत्मा अस्थायी रूप से मेरे शरीर में आ सके। इसके बाद उसने मुझसे एक और विनती की। उसका इकलौता बेटा जो उसकी पूर्व पत्नी से था, चेन तियानमिंग कहलाता था। इसके बाद चेन होंगफेई ने मुझे एक चौंकाने वाला सच बताया। उसकी मौत के बाद उसे पता चला था कि जिस बेटे को वह अपना समझता था वह असल में उसके घर के ड्राइवर का नाजायज बेटा था। उसने पूरी जिंदगी की कमाई और कंपनी किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में जाने से रोकने का फैसला किया। इसके लिए वह अपनी वर्तमान पत्नी चिन च्यानियुन को सच्चाई बताकर तियानमिंग के उत्तर
उत्तराधिकार के अधिकार खत्म करवाना चाहता था। बदले में उसने मुझे कंपनी के 10% शेयर देने का वादा किया। जब मुझे पता चला कि यही चेन तियानमिंग झोंगहाई यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष है और वही व्यक्ति है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी, तो मैं और भी तैयार हो गया। चेन होंगफेई ने बताया कि अगर उसकी आत्मा मेरे शरीर में आकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर लेती है तो मेरा पुण्य बढ़ेगा, जिससे भविष्य में मेरी किस्मत और बेहतर हो सकती है। अंदर जाने की समस्या पर उसने एक गुप्त संकेत बताया जिसे केवल वह और उसकी पत्नी जानते थे। उसी संकेत के सहारे मैं उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में एक ही विचार था कि आज रात चेन तियानमिंग को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया क्योंकि गैर निवासियों का प्रवेश वर्जित था। तब मैंने बहाना बनाकर बताया कि मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ और बिल्डिंग 7 के फ्लैट 301 में रहने वाली चिन च्यानियुन से संपर्क करने को कहा। गार्ड को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह सच में मेरी रिश्तेदार निकली तो शिकायत होने पर उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। आखिरकार वह मुझे अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर मेरी बात झूठ निकली तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कुछ ही देर बाद मैं चिन च्यानियुन के सामने पहुंच गया और पहचान साबित करने के लिए वही गुप्त संकेत बता दिया जो चेन होंगफेई ने मुझे दिया था। लेकिन इससे स्थिति आसान होने के बजाय और उलझ गई। आसपास के लोगों को लगने लगा कि मैं किसी निवासी का रिश्तेदार बनकर सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ और एक महिला को परेशान कर रहा हूँ। सुरक्षा गार्ड भी तुरंत मेरे खिलाफ हो गया और मुझे पुलिस के हवाले करने की बात करने लगा। तभी सामने मौजूद व्यक्ति को देखकर मैं समझ गया कि असली टकराव अब शुरू होने वाला था।